चेतन पाटीदार, दिलीप भट्ट, दो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। गुड इवनिंग खुशबू पाटीदार। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नमस्ते सर, सुमन भी जुड़ चुकी है। पाचन तंत्र के बारे में दोस्तों बात करेंगे और उससे जुड़ी हुई कनेक्टिविटी जो है बाकी तंत्रों से कैसे जुड़ी हुई है, बाकी बायोलॉजी के टॉपिक से कैसे जुड़ी हुई है, इस बारे में भी अपने को बात करनी है। तो दोस्तों सभी लाइव जुड़ जाइए। विकास पाटीदार, हाय सर। 15 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, मतलब सब वेट कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। राकेश बेरवा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश। तो दोस्तों एचजी कॉन्सेप्ट के बाद अब बच्चे कह रहे थे कि सर प्रॉपर टॉपिक वाइज चल रही है, तो अपन मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, जिसको अपन कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग खुशबू। कौशल पाटीदार, हेलो सर। हेलो कौशल, सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। पाचन तंत्र के बारे में आज बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, और पूरी क्लास में आपको जुड़े रहना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करेंगे आज। चेतन पाटीदार, ऋतिक सेवक, शीतल पुरोहित, शीतल जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका लाइव क्लास में। सभी लोग जल्दी से पाचन तंत्र के लिए जुड़ जाइए। दिलकुश मीणा, नमस्ते सर। महा पबजी माहौल, राम राम सर। पबजी माहौल भी राम राम भाई। दिलकुश चांदना, नमस्ते। दिलकुश चांदना भी जुड़ चुके हैं। अजय सिंह नरूका है, हाय सर। हाय अजय। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। कमलेश कुमार, हाय। राजा मीणा, सभी लोग। दोस्तों आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी में पाचन तंत्र, और अब आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। नए जो जुड़े हैं उनका नाम है पाटीदार पंकज, जिया शर्मा, सभी का स्वागत है। दोस्तों पूरी क्लास में आपको जुड़े रहना है। नितेश पाटीदार, यश शाह, अर्पिता जोशी, रविंद्र साहू, हेलो सर। मैं मनीष, हेलो मनीष। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है मनीष साहू। ऋतिक सेवक, हाय सर। 25 लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। फिर अपन कमेंट बॉक्स पर नहीं, आज केवल अपन पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। पूरी क्लास में आपको लाइव रहना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, वरना तो फिर है ना जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे। भावेश मेहता, जय भट्ट, ऋतिक सेवक, सभी का स्वागत है। जय सागवाड़ा, जय सागवाड़ा साहब, जय सागवाड़ा। ये और है भप्तल पटेल, हाय गुड इवनिंग। बप्पा तल पटेल ऐसा कुछ नाम है, नाम लेने में शायद मेरे से मिस्टेक हो रही है। जय भट्ट है। दीपक सरपोटा, सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को। आज बहुत सही तरीके से सभी लोग जुड़ रहे हैं। इधर एक मुंडी कटी हुई आपको दिखाई दे रही है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। पाचन तंत्र के बारे में आइए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में। 12th क्लास में पूरा टॉपिक है फिजियोलॉजी, उसमें पहला पाचन तंत्र। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे जुड़े रहें, ध्यान से देखें। दीपक सरपोटा के बाद रीना गुजर, हेलो सर। हेलो रीना, स्वागत है लाइव क्लास में। अपन बात करेंगे किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों अब शुरू कर देते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं। राकेश पटेल, हाय सर जी। हाय राकेश, स्वागत है आपका भी। 27 लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। राकेश पटेल, जय महादेव। जय महादेव साहब, जय महादेव, है ना, स्वागत है। अब अपन स्टार्ट कर देते। आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में। नए जो जुड़े 28, यस शाह कह रहा है 28, सॉरी यस गलती हो गई, इसमें 27 ही दिख रहा है। तो पोषण या न्यूट्रिशन के पद, पहला, वीडियो को बाद में आप देखें आराम से, नोट्स भी बना सकते हैं। 12th क्लास वालों को नोट्स की टेंशन नहीं है, उनके ग्रुप में जैसे मैंने सॉलिड स्टेट की PDF भेजी है, वैसे पाचन तंत्र के आपको आराम से नोट्स मिलेंगे।
तो 12th वाले केवल वीडियो को फोकस करें, अभी समझें, फिर बाद में नहीं समझ में आ रहा और वीडियो देखें। लिखने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन वाले ज़रूर लिख सकते हैं। यस राकेश पटेल, ओके सर, डू। कपिल वर्मा, अच्छा चलो, सभी का स्वागत है। अब शुरू कर देते हैं, बहुत बातें हो गई। दोस्तों, पोषण के पद, पोषण कितने पदों में स्टार्ट होता है? दिलीप भट्ट, हाँ थैंक्स सर, ठीक है दिलीप जी, स्वागत है। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जो नॉर्मल एग्जाम है उनमें ये पूछा जाता है पोषण के पद बताइए। देखो, पहले है इंजेशन, अंतःग्रहण, डाइजेशन, पाचन, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण और इजेशन, बहिर्गमन। 5 स्टेप में न्यूट्रिशन पूरा होता है। पहला काम तो दोस्तों क्या करना है, इन 5 को क्रमानुसार याद करना है। बहुत एग्जाम है, यहाँ तक कि नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोषण के विभिन्न पदों को क्रमानुसार लिखिए। तो आपको याद इसी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिर्गमन। ये 5 जो स्टेप्स है वो किसके हैं? न्यूट्रिशन के या पोषण के। अब इनकी परिभाषा के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने ये मुंडी बनाई हुई है। अगर आपके पास ये भोजन है और भोजन को महापबजी माहौल, सर आप जैसे कोई और पीटेट का, बिल्कुल है ना, पीटेट का कोर्स करवाते हो बताइएगा। बिल्कुल, निखिल पाटीदार, चेतन पाटीदार, सर मैं रोहिना, हाँ रोहिना स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस की लाइव क्लास में। रोहित पाटीदार भी जुड़े हैं। तो दोस्तों, अंतःग्रहण किसे कहते हैं, इंजेशन किसे कहते हैं? जो भोजन है उसको मुंह में ग्रहण करना। ये देखो, भोजन खाना, भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण या इंजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना। भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? ये भोजन है, आपने ग्रहण कर लिया, अंतःग्रहण हो गया। और ये फोटो में भी आपको दिख रहा है, ये भोजन है, भोजन को आपने ग्रहण कर लिया, पहला प्रोसेस कंप्लीट, अंतःग्रहण कंप्लीट हो गया। निशांत पाटीदार भी जुड़े हैं, स्वागत है निशांत। जागृति प्रजापत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब है भोजन ग्रहण करना। दूसरे स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। दूसरा स्टेप है दोस्तों पाचन या डाइजेशन। बिल्कुल, अब आप यहाँ देखें 33 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों थोड़ी देर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, नया लोग जो जुड़ेंगे वो कमेंट करते रहेंगे। आप पाचन के बारे में देखें, पाचन किसे कहते हैं? अगर आप किसी जनरल आदमी से बात करें तो भोजन को पचाना ही पाचन है। तो पचाना वास्तव में क्या है, ये देखिए। जटिल पदार्थ किस में बदल जाते हैं? सरल पदार्थों में। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में बदल जाएं? सिंपल मॉलिक्यूल में। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। ये देखिए, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? हाय सर, गुड इवनिंग। जागृति प्रजापत, राजेंद्र गुर्जर, हेलो सर, हेलो राजेंद्र, स्वागत है सभी का लाइव क्लास में। पाचन किसे कहते हैं दोस्तों? ये देखिए 32 लोग जुड़े हुए हैं अभी। आप सभी लोग लाइव क्लास के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और लाइक जरूर करें। 30 लोग जुड़े हुए हैं और 13 लोग लाइक कर रखे हैं, बाकी को चीज़ें पसंद नहीं आ रही, मतलब है ना। तो जटिल पदार्थ किस में बदल जाता है? सरल पदार्थ में। इसी को क्या कहते हैं? चेतना यादव, हेलो सर, हेलो चेतना, स्वागत है लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ रहे हैं पाचन के बारे में। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? पाचन। अब मैं आपको ये बात बता देता हूं, जटिल पदार्थ कौन कौन है। पहला तो दोस्तों आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। दूसरा उसके बाद देखिए प्रोटीन जटिल पदार्थ है। और तीसरा जो है वो क्या है? वसा या फैट। स्वागत है सभी लोग जो जुड़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन और वसा, ये तीनों क्या है दोस्तों? जटिल पदार्थ। अब इन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट का जो सरल पदार्थ है वो है ग्लूकोज, ये देखिए। प्रोटीन का सरल पदार्थ जो है वो है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और वसा का सरल पदार्थ जो है वो है वसीय अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल। यहां देखिए ध्यान से, ये देखिए नए लोग भी जुड़े हैं। प्रशांत कुमार धान का, प्रशांत स्वागत है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 32 लोग लाइव हैं। यहां देखिए दोस्तों, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में इधर जो है जटिल पदार्थ है और इधर जो है सरल पदार्थ है। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। शीतल जी जुड़ी हुई हैं कि नमस्ते सर, छीतर बैरवा नमस्ते, हाय सर, कि वसा का सरल पदार्थ कौन कौन है? हेलो सर, एक और जुड़े, हेमंत पाटीदार। हेमंत स्वागत है लाइव क्लास में। नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और पुराने लोग हेलो करके और वो निकलते जा रहे हैं। 30 लोग लाइव क्लास में हैं। देखो पूरी क्लास आप देखें, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या हो जाती है? टूट जाती है। इस बात को याद रखना, वसीय अम्ल के बाद में कौन सा पदार्थ है? ग्लिसरॉल। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन होगा तो अमीनो एसिड में, और वसा का पाचन होगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। बातों को अब ध्यान से देखते रहें, कमेंट बॉक्स सब छोड़ दें, केवल यहाँ देखें। मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, फिर कल की तरफ गलत सलत जवाब देंगे। इससे बढ़िया अभी देख लें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। दोस्तों जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने के लिए किसकी जरूरत है? एंजाइम की जरूरत है। देखिए ध्यान से, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्टाइडेज। और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने वाला जो है वो है दोस्तों लाइपेज। काफी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हैं। देखो वसा का पाचन करने वाला कौन है? लाइपेज। कल जब हमने एक क्लास में बात की थी पित्तरस के बारे में तो किसी ने कहा था कि वसा का पाचन करता है। पित्तरस में जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। लक्ष्मण गुजर नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मण, स्वागत है। पूरी क्लास में अटेंड रहना है, ध्यान से समझना है। 36 लोग लाइव है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ के किस में बदलेगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्टाइडेज और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने वाली जो प्रोसेस है वो पाचन, और इसमें सहायता कौन करते हैं? एंजाइम। तो ये पाचन से संबंधित बातें। अंतःग्रहण भोजन को ग्रहण करना, पाचन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो देखते हैं अवशोषण। यहां देखिए ध्यान से, 12th क्लास वाले क्लास को ध्यान से देखें। तीसरी बात जो है वो है अवशोषण। दोस्तों जटिल पदार्थ किस में बदल गए थे? सरल पदार्थों में। यहां देखिए ध्यान से, और यहां पर ये खून की नदियां बह रही है। ये नदियां, ये देखिए, ये जो मैंने नदी बनाई है ये खून की नदी है। कहां से आ रही है? ये माहिष्मती साम्राज्य से आ रही है। माहिष्मती मेली हो गई मामा, रक्त से नहला दो। ये रक्त आ रहा है इधर। और ये जो सरल पदार्थ है ये किस में मिल गया? रक्त में मिल गया। सरल पदार्थों का
किसमें मिलना, रक्त में मिलना क्या कहलाता है? अवशोषण। सिंपल बात है दोस्तों, अवशोषण किसे कहते हैं? सरल पदार्थों का किसमें मिलना, रक्त में मिलना क्या कहलाता है? अवशोषण। नेक्स्ट जो बात है उसको क्या कह रहे हैं? स्वांगीकरण। उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। यहाँ देखिए स्वांगीकरण किसे कहेंगे। ये देखो अपन ने अभी खून की नदियाँ बहाई थी, ये देखो, और सपोज करें सरल पदार्थ किसमें आ गए? रक्त में आ गए। ये देखिए सरल पदार्थ किसमें है? रक्त में। और ये सरल पदार्थ बहते बहते कहाँ चले जाएंगे? हर एक कोशिका के पास। ये कोशिका बना दी। कोशिका के अंदर आपको पता है ये केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये केंद्रक झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली, इसके बीच में जो तरल पदार्थ है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। दोस्तों बात को ध्यान से समझें। ये देखो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच के तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। सरल पदार्थ जो कहाँ थे? रक्त में। उन सरल पदार्थों का किस में मिल जाना? कोशिका द्रव्य में मिल जाना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। भोजन ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अंतःग्रहण। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन। वर्षा, लक्ष्मण गुज्जर, MKY, शुभ सायकाल, श्रीमान मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। डाइजेशन, पाचन, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना, सरल पदार्थों का रक्त में मिलना अवशोषण, और रक्त से सरल पदार्थों का कोशिका द्रव्य में मिलना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। और फिर अपचित, इसके बाद में भी कुछ अनडाइजेस्टेड पदार्थ बच गए, अपचित खाद्य पदार्थ बाहर, उनको जो बाहर निकालना है उनको क्या कहेंगे? इजेशन या बहिर्गमन। तो दोस्तों पोषण के 5 पद है, 5 स्टेप है, वो आपको याद हो जानी चाहिए। पहला काम क्या करना है कि आपको इन 5 को क्रमानुसार याद रखना है। राकेश पटेल देखिए यहाँ पर, पहले इन 5 को आप याद करें। हर एक की परिभाषा अब आपको याद हो जानी चाहिए। भोजन ग्रहण करना अंतःग्रहण, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना पाचन, कार्बोहाइड्रेट का कौन पाचन करेगा? एमाइलेज, प्रोटीन का कौन करेगा? पेप्टाइडेज, और वसा का कौन करेगा? लाइपेज। वसा में आपको याद रखना है, वसा किस में बदलेगी? वसा बदलेगी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। उसके बाद सरल पदार्थों का रक्त में मिलना अवशोषण, और रक्त से सरल पदार्थों का कोशिका द्रव्य में मिलना। राकेश पटेल, अच्छा आ गया समझ में, बिल्कुल राकेश। और ये जो स्वांगीकरण है वो क्या होगा? सरल पदार्थों का किस में मिलना? कोशिका द्रव्य में, और उसके बाद भी बचे हुए पदार्थों को बाहर निकालना बहिर्गमन। तो 5 स्टेप कंप्लीट है। एक बात आपको जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं क्योंकि बार बार चीजें आएंगी। ये नाम आपने सुना एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं? उससे पहले दोस्तों आपको एक नाम पता होना चाहिए, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर आपको आइडिया हो तो एक तो अभिकारक होता है, और अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में। अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में। ये जो अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, इस प्रोसेस को अभिक्रिया कह रहे हैं। और ये जो अभिक्रिया है, यहां देखिए, अभिकारकों का उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम जो है वो कौन करते हैं? उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। ध्यान से देखना दोस्तों, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। मेन जिस बात के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
लेकिन बायोलॉजी में हमारे शरीर में जितने भी उत्प्रेरक है वो जनरली अभिक्रिया की दर को बढ़ाते ही हैं। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं क्या करके, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन है, सीधा बता रहा हूं, सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। क्या सक्रियण ऊर्जा, अभी नहीं सोचना। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझें, ऐसा नहीं सोचें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या बता रहा है। पाचन तंत्र कंप्लीट, सारे तंत्रों के बारे में आपको आराम से अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो ध्यान से देखें, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला कौन है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाते हैं? सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। इस बात को आज से नोट ही कर लें। अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाएंगे? रोहित कर्मावत गजब सर, नमस्कार रोहित, स्वागत है। सक्रियण ऊर्जा में कमी करके, याद रहना चाहिए आपको। और उत्प्रेरक शब्द कब आएगा? जब रासायनिक अभिक्रिया में काम ले रहे हैं। अगर यही उत्प्रेरक सजीवों के शरीर में पाया जाए, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर यही उत्प्रेरक सजीवों के शरीर में पाया जाए तो इसके आगे क्या लग जाता है? जैव उत्प्रेरक। और इस जैव उत्प्रेरक का ही दूसरा नाम क्या है? एंजाइम है। जैसे प्याज को ही कांदा कहते हैं, वैसे जैव उत्प्रेरक ही क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, खुद बदलते नहीं हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। और ऐसे उत्प्रेरक जो सजीवों के शरीर में पाए जाए उनको जैव उत्प्रेरक, और ये जैव उत्प्रेरक ही क्या कहलाते हैं? एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज, वसा का लाइपेज, और प्रोटीन का कौन करेगा दोस्तों? पेप्टाइडेज। तो एंजाइम और 5 जो स्टेप है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखें। आइए दोस्तों, सर गुड इवनिंग, ये कमेंट चला गया वापस। रोहित, अनुज कुमार, परेश पाटीदार, हेलो सर, हेलो, सभी का स्वागत है। एक बात और दोस्तों, 5वां जो पॉइंट है वो है बहिर्गमन। क्या आपने एक और बात सुनी है? उत्सर्जन। देखिए, और उत्सर्जन को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन। इसमें भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। सर गुड इवनिंग अनुज कुमार, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू। नमस्ते अनुज भाई, स्वागत है, आज आप जुड़े क्लास से, बहुत बहुत अच्छी बात है। अजय कुमार रोध, बहुत सुंदर सर जी, थैंक यू अजय। अभी अपन बात कर रहे हैं उत्सर्जन और बहिर्गमन के बारे में। दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। कभी आपको देखो दिमाग में भी आना चाहिए, जब फालतू का कचरा इसी रास्ते से बाहर निकल गया था तो एक नया सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी? अनुज कुमार, बायो लेक्चरर बांसवाड़ा, अच्छा लेक्चरर साहब जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका भी। और वैसे भी अनुज कुमार बायो लेक्चरर सागवाड़ बांसवाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अनुज ही काफी है, पूरा जयपुर सब जानता है अनुज को, तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं, है ना। इंट्रोडक्शन खासकर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी को देने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है अनुज कुमार, अनुज सर का कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। ये देखो उत्सर्जन और बहिर्गमन में क्या अंतर है दोस्तों, वो देखिए। फिर से कोई कमेंट है, सुरेश मीणा, दिलकुश मीणा पोलेड़ा, दिलकुश स्वागत है। इन दोनों में क्या अंतर है उस बात को देख लीजिए। मैं यूं कह रहा था कि जब फालतू का कचरा इसी रास्ते से बाहर निकल गया तो उत्सर्जन के लिए एक नया सिस्टम लगाने की क्या जरूरत थी, इस बात को देखिए। दोस्तों जब भी अपन भोजन खाते हैं बहुत सारे पोषक पदार्थ खाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था, एक तो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक वसा खाते हैं, और तीसरा प्रोटीन, विटामिन, जल, और तो खाते खाते 3 महत्वपूर्ण प्रमुख घटक है। देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं।
वसा में भी क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। इस प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक नया तत्व होता है जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन अपन खाते हैं, ये तीनों चीजें तो कॉमन है। एक नया जो आइटम है वो नाइट्रोजन है, उसने डिस्टर्ब कर रखा है। और कैसे डिस्टर्ब कर रखा है देख लीजिए। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो या तो जल बना लेंगे या CO2 बना लेंगे। जल शरीर में काम आ जाएगा या अपशिष्ट पदार्थों के साथ भी बाहर निकल सकता है। सुरेश मीणा, PC चिराग पटेल बागड़ी, आपका मेथड इजे कहते हैं, पता नहीं जो भी है, स्वागत है भाई, है ना। यहां देखिए, तो प्रोटीन, ये नाइट्रोजन, तीन अगर होते तो या तो जल बन जाता या CO2 सांस के द्वारा बाहर, और जल जो है वो इसी सिस्टम के द्वारा भी बाहर निकल सकता था। लेकिन दोस्तों समस्या किसकी थी, इस नाइट्रोजन की। और इस नाइट्रोजन के लिए ही एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ा जिसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, उत्सर्जन। क्या दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया ना। कई बार बच्चे इसको उत्सर्जन लिख देते हैं, भाविन पाटीदार, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना नाइट्रोजन युक्त, अच्छा बिल्कुल। अपचित खाद्य पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना था। ये घुसा कहां से, नाइट्रोजन, प्रोटीन की वजह से। कार्बोहाइड्रेट और वसा में तो ये तीन तत्व होते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। और दोस्तों ये भी याद रखना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के समय प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो ये नए लोग, शीतल पुरोहित, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विद यू, थैंक यू शीतल जी, स्वागत है आपका भी। तो ये अपन बात कर रहे थे दोस्तों किसके बारे में, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। पांचों स्टेप कंप्लीट है। आइए अब आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 5 स्टेप, एग्जाम के क्वेश्चन। मुंडी अभी अपन रहने देते हैं, काम आ जाएगी, है ना, खतरे के निशान के लिए। ये देखिए, यहाँ देखिए 5, राकेश पटेल, चिराग, वेलकम। अच्छा, आपस में ही वेलकम कर रहे हो भाई। चलो यहाँ देखिए। अब दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। 34 लोग लाइव है। 12th वालों को मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप रेगुलर रहें, लिखने के बजाय आप चीज़ों को ध्यान से सुने। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, बाई चांस किसी को कोई, कमलेश भगोरा, हेलो सर, हेलो कमलेश, स्वागत है आपका भी, ताकि आपको चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत तो आप दोबारा वीडियो देखें। नोट्स के लिए ग्रुप में आपको PDF डाल दी जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। पाचन तंत्र में 2 चीजें हैं, एक तो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है एसेसरी सहायक डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथियां, ग्लैंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चार्ट बना के मैं यहाँ टाइम खराब नहीं करना चाहता। संतो, ये सुमन मीणा और राजेंद्र दोनों कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी, आपको अच्छा लगे यही मेरे लिए अच्छी बात है। पाचन तंत्र में 2 चीजें, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोस्तों इसमें अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, लीवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। यकृत, जिसके बारे में थोड़ी बातें अपन एक लाइव क्लास में कर चुके हैं, अग्नाशय और लार ग्रंथि। यहाँ चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, जब पढ़ेंगे 3 ग्रंथियां इसमें रहेगी। कौन कौन सी, पहला शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि,
दूसरा अग्नाशय पैनक्रियाज और तीसरा है लार ग्रंथि। सबको अलग अलग अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक बात याद रखें, एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये देखिए, आहार नाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट भी कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल ये रहा और ये सहायक ग्रंथियां। अब आ जाइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, आहार नाल की उत्पत्ति, ओरिजिन, और आहार नाल की उत्पत्ति आपसे पूछी जाए तो आपको एक्टो और एंडोडर्मल, ये आहार है, एक्टो और एंडोडर्मल दोनों हैं। यहाँ देखो राजेंद्र क्या लिख रहा है सर बोर्ड पर, दोबारा लिखें एक बार, क्या कह रहा था राजेंद्र सर बोर्ड? सबको क्लियर दिख रहा है भाई? सबको जो चीजें दिख रही है वो क्लियर दिख रही है ना? सर बोर्ड पर ऊपर साइड में ग्रुप वाला नंबर लिख दो, नए लोग आएंगे नोट कर लेंगे। अच्छा राजेंद्र, ग्रुप में 9351047315, ये देखिए। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, वापस आ जाइए, एक्टो और एंडोडर्मल दोस्तों, उत्पत्ति क्या होगी? एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों ही होगी आहार नाल की। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार एक्टोडर्मल क्या है, एंडोडर्मल क्या है? जब सीलोम पढ़ेंगे, देह गुहा पढ़ेंगे, तब अपन इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। अभी आपसे एग्जाम में पूछा गया आहार नाल की उत्पत्ति कैसी होती है, आपको दोनों जवाब देना है, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों ही होती है। अब अपन दोस्तों आहार नाल का पहला टॉपिक मुख के बारे में बात करते हैं, माउथ। शुरू करते हैं माउथ या मुख के बारे में। ये नंबर आपको दिख ही रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं ग्रुप में वो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। कोई भी जानकारी लेनी हो, लाइव क्लास में अपन जानकारी या ऐसी कोई बात करेंगे तो डिस्टर्बेंस ही है। 37 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। हेलो सर जी, लक्ष्मण गुजर, गुड इवनिंग लक्ष्मण। चलो दोस्तों आइए, आहार नाल का पहला टॉपिक है मुख। ध्यान से देखिए, माउथ। ये देखिए दोस्तों, माउथ या मुख, पहला टॉपिक आहार नाल का। रोहित, अच्छा लग रहा है रोहित को, पीयूष वर्मा भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। दोस्तों मुख के बारे में जानकारी लेते हैं। मुख किसे कहते हैं? व्हाट इज माउथ? संजय यादव, जय हिंद सर, जय हिंद साहब, जय हिंद संजय यादव। रोहित कर्मावत, यस सर, क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। दोस्तों मेरे को बताइए मुख किसे कहते हैं? आहार नाल का पहला जो पॉइंट है वो है मुख। यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, मुख किसे कहते हैं ये आप लिख के भेजिए। आपका नंबर सेंड करो। भाई साहब ये नंबर लिखे हुए दिख नहीं रही, ये मेरा ही नंबर है। नहीं, अच्छा कोई आपस में भी बात कर रहा है तो बात अलग है भैया ना। सर व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है सर, विनायक जोशी। दोस्तों ग्रुप भी बना लेंगे, लेकिन ग्रुप में आने के बाद बच्चे पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, है ना। और कई बार तो पप्पू सुनीता बन के ग्रुप से जुड़ जाता है, उसका आइडिया नहीं रहता। तो मैंने अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया है। कोई बच्चा अगर ग्रुप बनाता है तो मैं उससे जुड़ जाता हूँ, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई स्टडी मटेरियल या ऐसा कोई बात होगी तो मैं उसको प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी ग्रुप बनाने के बाद जिम्मेदारी अपनी है। लक्ष्मण गुजर, राम जी, महेश सरपोटा, तो उसमें दिक्कत थी। हाँ गर्ल्स और बॉयज़ का अगर अपन, वैसे मेरी मान्यता ये है पढ़ने वाले बच्चे सब अपने हिसाब से क्लियर रह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अपनी हो जाती है ग्रुप का एडमिन होने के नाते। तो मैंने ग्रुप बनाया ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग भी कहते हैं सर ग्रुप बनाओ। हाँ इस नंबर पर आप सीधे जुड़ जाओ डायरेक्ट। आप, मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा, प्रॉपर आपके नंबर पर सीधा जो भी ज़रूरत है वो बात हो जाएगी, और कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है। बस इसमें थोड़ा मैनेज करना कठिन है, लेकिन शांति तो है, इसलिए बढ़िया तरीका है। आइए दोस्तों
38, 39, 40, 50 होना चाहिए आज लाइव, अर्धशतक हो जाना चाहिए। दोस्तों देखिए माउथ के बारे में, मुख के बारे में। माउथ की परिभाषा देखो, दो होठों से घिरा छिद्र, दो होठों से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। दो होठों से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। ये रहे होठ, और दो होठों से घिरा छिद्र क्या कहलाएगा? मुख। ये देखिए दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, होठों की गति से या होठों से संबंधित, ध्यान से देखिए, होठों से संबंधित पेशी कौन सी है, मसल्स कौन सी है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। होठों से संबंधित पेशी कौन सी है? ये देखिए दोस्तों, और उस पेशी का नाम है ऑर्बिकुलरिस। यहां देखिए ध्यान से, ऑर्बिकुलरिस मसल्स। आपके होठ गति कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, कौन सी मसल्स की वजह से? ऑर्बिकुलरिस मसल्स की वजह से। अगर ये मसल्स काम करना बंद कर दे तो होठ नहीं हिलेंगे, और होठ नहीं हिलेंगे तो बोल के दिखाओ। होठों से संबंधित मसल्स कौन सी है, पेशी कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस मसल्स। दो होठों से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? मुख। एक और बात, ये तो आप अभी देख भी सकते हैं दोस्तों, आपके होठ जो है वो मसूड़ों से अटैच्ड है एक धागे नुमा संरचना के द्वारा। ये यहाँ पर होठ और मसूड़े एक धागे द्वारा अटैच्ड होते हैं। सभी को राम राम। राकेश पटेल, नितेश पाटीदार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई दोस्तों। 34 लोग हैं, 16 लोग और 38 लोगों ने लाइक किया है, और बाकी लोग निकले। 50 अर्धशतक होना चाहिए आज। अभी 36 मिनट हुए हैं। देखो होठ किससे जुड़े रहते हैं? मसूड़ों से। तो आप यहाँ देखना, एक धागा सा फील होता है, और उस धागे को कहते हैं लिगामेंट फ्रेनुलम। ध्यान से देखिए दोस्तों, लिगामेंट फ्रेनुलम। होठ और मसूड़े एक धागे नुमा संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लिगामेंट फ्रेनुलम। ऊपर भी है, नीचे भी है। होठों से संबंधित मसल्स कौन है? ऑर्बिकुलरिस। होठ और मसूड़ों के बीच गैप भी होता है, जिसमें लोग जर्दा रखते हैं खाने के लिए। वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको, या वेस्टिबल कहते हैं। होठ और मसूड़ों के बीच जो जगह है, जिसमें जो गुटखा खाने वाले लोग हैं, गुड इवनिंग नितेश पाटीदार, राजेंद्र खराड़ी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। होठ और मसूड़ों के बीच का खाली जगह वेस्टिब्यूल। होठ और मसूड़ों को जोड़ने वाले धागे, ये जो आप उंगली डाल के होठ और मसूड़ों के बीच देखेंगे, धागे नुमा संरचना है, लिगामेंट फ्रेनुलम। होठों की गति से संबंधित पेशी ऑर्बिकुलरिस, और दो होठों से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। ये मुख के बारे में जानकारी थी दोस्तों। आइए और माउथ से संबंधित बात करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते रहे, बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप गलत सलत। नवरत्न भील सर जी, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल नवरत्न, स्वागत है सभी का। यहां देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में कभी पढ़े हैं तो मैं किसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए बिना पढ़ाता ही नहीं। पीसी चिराग सर देख नहीं रहे हैं ना? सही ही है सर जी, देख नहीं रहे हैं। चिराग बिल्कुल दिख रहा है, सबको देख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो बात अलग है। सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से मैंने है ना कमेंट पढ़ा है, नाम भी लिया है। ये देखिए, अभी दोस्तों अपन बात कर रहे हैं माउथ के बारे में, मुख के बारे में। अब कनेक्टिविटी कैसे करें वो देखिए। सर देख नहीं रहा है सही से ही, भाई दिख नहीं रहा आपको? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा क्या? किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम होती है? हाँ सर पढ़ा है, राकेश बैरवा।
बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? कई बार आपका नेट कम हो जाता है या ऐसे आपको ब्लड दिखाई देता है, यहां पर सबको क्लियर दिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, माउथ क्या है? दो होठों से घिरा छिद्र। होठों से संबंधित पेशी कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस। होठ और मसूड़ों के बीच का खाली जगह कौन है? वेस्टिब्यूल। और दोनों को जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट फ्रेनुलम। हाँ सर, दिख रहा है, वेरी गुड। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो अपना मोबाइल चेक करें भाई, है ना। पहली कनेक्टिविटी देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर पूरी बायोलॉजी में कहीं भी स्टोम आ जाए, STOME, तो आप समझ जाइए ये शब्द, ये वर्ड किससे संबंधित है? माउथ से। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी स्टॉम शब्द आ जाए तो ये वर्ड किससे संबंधित है? रीना गुर्जर, क्लियर है रीना? ओके रीना, स्टॉम शब्द किससे संबंधित है? माउथ से। देखिए कैसे, आपने एक नाम सुना होगा पैरामीशियम। ध्यान से देखो भाई, सभी बच्चों ने नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं, है कि नहीं। पैरामीशियम जो है वो कौन से फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ में। ये हर बात क्वेश्चन है, छोटे मोटे जो कांस्टेबल के एग्जाम है उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ का जीव है? तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, दिख रहा है, क्लियर है? हाँ सर, सोना है। अच्छा सोना है तो कोई बात नहीं, सो भाई, सोने वाले को, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल, जिसको सोना है सोए। सुना है, अच्छा सोना है, सुना है, कोई बात नहीं भाई। पैरामीशियम किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ के अंदर। दोस्तों, पैरामीशियम का जो आकार है वो चप्पल जैसा होता है, चप्पल जैसा, सैंडल जैसा, है ना। फिर कई लोग सोच रहे होंगे सर जूते जैसा भी होता है कि? बिल्कुल। वो सैंडल से याद आया कि मैंने उसको देखा एंगल बदल बदल के और उसने मुझको मारा सैंडल बदल बदल के। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सैंडल जो है वो किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ से, लेवल की ही, अच्छा जो भी है, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ संघ। जब भी हाय सर नए जुड़े हैं, हेमू ऑफिशियल, राजा मीना, सभी का स्वागत है। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और आकार सैंडल जैसा है। सैंडल के बारे में मैंने आपको अभी बताया ही है। इस पैरामीशियम में ये देखिए, ये अपना सैंडल है। इस पैरामीशियम का जो मुख होता है, उस मुख को क्या कहते हैं? साइटोस्टोम। ध्यान से देखिए दोस्तों, और मैंने भी क्या कहा था कि स्टोम शब्द किसके लिए है? मुख के लिए। अगर हिंदी में इसी को कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोशिका मुख। देखो पहली कनेक्टिविटी, दो होठों से घिरा छिद्र मुख है, दोनों के बीच का खाली स्थान होठ और मसूड़ों का वेस्टिब्यूल है, ऑर्बिकुलरिस मसल्स है। पैरामीशियम किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ का। आकार चप्पल या सैंडल जैसा। पैरामीशियम में जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोस्टोम। स्टोम का मतलब है मुख, इसलिए हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिकीय मुख। तो बात क्लियर है। नीट और ये जो 12th क्लास वाले हैं उनके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर सिंगल एक नंबर का होगा तो कोशिकीय मुख किसे कहते हैं? पैरामीशियम में ही ये पाया जाएगा, साइटोस्टोम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में अपन ने बात कर ली है, ध्यान से आप देखते रहें। आइए और आगे बात करते हैं। दोस्तों, जो 12th में हैं उन्होंने 11th में एक और नाम सुना होगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा अपने नाम सुना होगा। मुख से संबंधित बातें ही बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों, पोरीफेरा की क्या खास बात होती है कि इसके शरीर में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे, और इन छोटे छोटे छेद से जल अंदर आता है और एक बड़ा सारा छेद होगा जिससे जल बाहर जाएगा। तो जिनसे जल अंदर आता है उनको कहते हैं ओस्टिया, और जिससे जल बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम।
ऑस्कुलम बड़ा छिद्र है एक है, छोटे छोटे छिद्र जो है वो ऑस्टिया। पोरीफेरा में मुख का काम कौन करता है? ऑस्टिया। बहुत सारे होते हैं दोस्तों, सबसे खास बात ऑस्टिया जो है वो बहुत सारे होते हैं और ऑस्कुलम जो होगा वो क्या होगा? एक होगा। किसमें? पोरीफेरा में। पोरीफेरा में मुख की जगह कौन होंगे? बहुत सारे ऑस्टिया जिनसे पानी आएगा और ऑस्कुलम द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। दोस्तों पोरीफेरा से जुड़ी हुई बात भी कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ आपको पता लगे। देखो मुख किसे कहते हैं, उसके बाद मुख गुहा कहीं भी पढ़ लेंगे ना आप, आपकी किताब में पढ़ लेंगे, कोई भी सर आपको पढ़ाएंगे। ये कनेक्टिविटी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और बात बता दूं दोस्तों, 1000 बार मैंने सबको कहा है क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। ये देखो सभी लोगों की हालत यही है, उनको बोला गया कि यार ये किताब पढ़नी है। ये देखिए ये किताब, वो किताब वो 5 दिन पढ़ने ही लगे। सर मोबाइल नंबर किसका है ये? अरे भाई ये मोबाइल नंबर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों यहाँ देखिए, आपने एक बुक खरीदी किसी भी एग्जाम के लिए, सपोज करो आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो आप 12वीं की लिए ही पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चे पासबुक लिए आएंगे, उसके बाद बोले डेस्क वर्क लिया है, उसके बाद संजीव की सही नहीं है, एक्सीलेंट की सही है। मतलब घर पे किताबों की दुकान खड़ी हो गई, मनीष बारेट ओके सर जी, तो फिर भी पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बहुत तरीके से आप चीज़ों को देखें कनेक्टिविटी के साथ। पाचन तंत्र अगर आपने पूरा पढ़ा है तो फिर आपको बाकी तंत्र आपकी खुद की किताबें से भी समझ में आएंगे। और हर बार मेरा जो मकसद है वो यही है कि बच्चे को बुक पढ़े और उसको मज़ा आए। कहीं भी आप ऑनलाइन क्लास लें, कहीं भी पढ़ें, टीचर से कुछ बातें छूट सकती है और वो भी वही किताबें पढ़ के आपको पढ़ा रहा है। इसलिए जितना अच्छा ये होगा कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें अगर आपको सच में ही नॉलेज चाहिए, लेकिन उनको पढ़ने में अपने को अच्छा नहीं लगता। और वो अच्छा कब लगेगा? जब आप यहाँ लाइव क्लास देखेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। जब किताब में देखोगे और इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों सिलेंट्रेटा जो संघ है ये गंदे वाले प्राणी है, सूगले प्राणी है ये देखो, इनमें क्या होगा? 2 मुख होते ही नहीं है। जिस मुख से खाते हैं उसी मुंह से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। बेकार हैं ये लोग। सर आपका मोबाइल नंबर ब्लैक बोर्ड पर, चिराग ये मोबाइल नंबर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, सिलेंट्रेटा के जंतुओं में मुख और गुदा दोनों का काम एक ही छिद्र करेगा, जिससे खाएंगे कचरा भी उसी से बाहर निकालेंगे। इससे गंदे प्रकार के जीव नहीं हो सकते। ये सिलेंट्रेटा हो गया। अब दोस्तों एक और बात आप बड़े ध्यान से देखें, एक नाम आप देखें सीफेलोकोर्डेटा, ध्यान से देखें। सीफेलोकोर्डेटा में मुख के पास ही, यहां देखिए आराम से, एक संरचना पाई जाती है ऑर्गन ऑफ मूलर। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा ऑर्गन ऑफ मूलर किसमें पाया जाता है? सीफेलोकोर्डेटा में। आज अपन मुख पढ़ रहे हैं, मुख के पास होता है इसलिए यहां बता रहा हूं। गुड इवनिंग सर जी, महेश मीणा, गुड इवनिंग महेश, स्वागत है। 27 लोग लाइव क्लास में हैं। यहाँ देखिए 49 लोगों ने देखा है, एक आदमी और 50 पूरे होने चाहिए। यहाँ देखो सीफेलोकोर्डेटा एक सब फाइलम है। अगर आप जो 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं उनको सुना होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जिनमें कपाल नहीं होता है उनको कहते हैं एक्रेनिएटा, और जिनमें कपाल होता है उनको कहते हैं क्रेनिएटा। और उन एक्रेनिएटा में सीफेलोकोर्डेटा
और सीफेलोकोर्डेटा में मुख के पास एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको ऑर्गन ऑफ मूलर कहते हैं। बताओ ऑर्गन ऑफ मूलर किस में पाया जाएगा? सीफेलोकोर्डेटा में। और ये ऑर्गन ऑफ मूलर क्या करेगा? यहाँ देखिए, जल में ऐसे धाराएं उत्पन्न कर देगा। जहां भी ये जीव जाएगा उस जल में क्या करेगा? धाराएं उत्पन्न कर देगा और जल में उपस्थित जो पोषक पदार्थ है वो अपने आप इसकी तरफ आएंगे। देखिए क्या सिस्टम है। ऑर्गन ऑफ मूलर जहां भी रहेगा ये सीफेलोकोर्डेटा का सदस्य ऐसे उसको जोर जोर से घुमाएगा, जल में धाराएं उत्पन्न होगी, उन धाराओं के साथ आसपास जो भी खाने की चीजें हैं वो इसकी तरफ आएगी और ये इनको खा लेगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ही पंखा चलाया है कि नहीं। सपोज करो ये पानी में ऐसे तैर रहा है, पानी में गया, ऑर्गन ऑफ मूलर का बटन दबा दिया, गोल गोल घूमा, आसपास धाराएं बन गई और धाराएं बनेंगी तो जितने भी भोजन के पदार्थ है वो इसकी तरफ आएंगे, आराम से खा लेगा। सीफेलोकोर्डेटा में ऑर्गन ऑफ मूलर जल में धाराएं उत्पन्न करने के काम में आता है। अशोक बाबू सर जी, अशोक बाबू स्वागत है आपका भी। ऑर्गन ऑफ मूलर दोस्तों समझ में आ गया ना? जल में धाराएं उत्पन्न करता है और जोर से पंखा चला देता है ताकि आसपास की जितने भी खाने की चीजें उसकी तरफ आ जाए। बस किसमें होता है? सीफेलोकोर्डेटा में। और देखिए दोस्तों मुख के बारे में, फिर उसके बाद मुख गुहा पढ़ेंगे। कहीं पर भी आप देखिए मुख पढ़ाया उसके बाद मुख गुहा। ये मैं आपको कुछ मुख से संबंधित बातें बता रहा हूँ। यहाँ देखो दोस्तों, एक और है साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान से देखें। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, मैंने क्या कहा था? अगर कहीं भी स्टोम शब्द आ जाए मुख से संबंधित, और साइक्लो का मतलब साइकिल, इसका मतलब है चक्रीय या गोल, और साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जीवों का मुख क्या होगा? गोल होगा। और इस गोल मुख के द्वारा ये क्या करते हैं? फिशेस या मछलियों से चिपके रहते हैं। ये देखिए ध्यान से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, नाम से आपको चीजें पता होनी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आज अपन 12th क्लास के लिए बायोलॉजी की क्लास बात कर रहे हैं, ऐसे ही अपन फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास भी प्रॉपर 1 घंटे रखेंगे। 52 मिनट, अभी 8 मिनट है अपने पास, बक्कल कैविटी भी अपने को पढ़ना है। दोस्तों चक्रीय मुख वाले जीव क्या कहलाएंगे? साइक्लोस्टोमेटा। और ये मछलियों पर किसकी वजह से चिपके रहते हैं? इस मुख के द्वारा मछलियों पर चिपके रहते हैं, उनके साथ साथ घूमते रहते हैं। एक बात जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहां देखिए, इस साइक्लोस्टोमेटा में एक जीव है, उसका नाम है मिक्सीन। ध्यान से देख लो दोस्तों। और इस मिक्सीन का ही दूसरा नाम है हैगफिश, HAG, हैगफिश। पहला सवाल तो यही है, मिक्सीन या हैगफिश किस में आती है? साइक्लोस्टोमेटा में। और इनका मुख क्या होता है? साइक्लो होता है, चक्रीय होता है। या देखिए, इस मिक्सीन या हैगफिश के जो होठ है, बताओ होठों से संबंधित पेशी का नाम क्या है दोस्तों? होठों से संबंधित पेशी का नाम है ऑर्बिकुलरिस मसल्स। यहां पर मिक्सीन या हैगफिश के जो होठ है वो झुर्रीदार होते हैं। ध्यान से देख लें, मिक्सीन या हैगफिश के होठ झुर्रीदार होते हैं, बूढ़ी औरत के होठों जैसे होते हैं। बूढ़ी औरत के होठों जैसे मिक्सीन या हैगफिश के होठ होते हैं। इसीलिए इस मछली को चुड़ैल मछली भी कहते हैं। चुड़ैल, ये लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिक्सीन या हैगफिश किस में आती है? साइक्लोस्टोमेटा में। इसके होठ झुर्रीदार होते हैं, बूढ़ी औरत जैसे, और इसलिए ये चुड़ैल मछली या चुड़ैल जैसी दिखती है, इसलिए चुड़ैल मछली के नाम से
घोस्ट मछली के नाम से, भूत मछली के नाम से किसको जाना जाता है? मिक्सिन या हैग फिश को। अब देखो मतलब बूढ़ी, अब कई बार आप लड़कियों को गलती से आंटी बोल दो। अशोक बाबू सर जी, बाइलोस, जितेंद्र बुनकर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जितेंद्र। यहाँ देखिए दोस्तों, किसी को भी आपने गलती से आंटी कह दिया, ये देखो आंटी बोलते हैं वैसे तो। किसी को भी अगर आपने गुड इवनिंग जितेंद्र बुनकर, गिरिराज मीणा, मिक्सिन का क्या कार्य है? मिक्सिन मछली का नाम है सुमन। मिक्सिन या हैग फिश ये दोनों एक ही है। प्याज का नाम कांदा, वैसे हैग फिश का नाम मिक्सिन। ये जो है इसके होठ झुर्रीदार होते हैं, इसको चुड़ैल मछली भी कहते हैं। एग्जाम में सवाल आ गया, चुड़ैल मछली घोस्ट फिश किसको कहते हैं? मिक्सिन को। ये किस फाइलम में या सब फाइलम में आती है? साइक्लोस्टोमेटा में। मैं यूं कह रहा था कि किसी को भी आप गलती से भी आंटी कह दो तो नाराज हो जाते कि मैं कोई बूढ़ी थोड़ी हूं। तो आज के बाद आपको आंटी कहने की जरूरत नहीं है, मिक्सिन कहो कि हेलो मिक्सिन क्या हाल है, हेलो आंटी क्या हाल है ना। किसी को बूढ़ी भी कहना है तो मिक्सिन, है ना, समझ गए। आंटी कहोगे तो पिट भी सकते हो, फिर पैरामीशियम वाली चप्पल आपके गाल पे भी आ सकती है, फिर आपको वही दोहा बोलना पड़ेगा, है ना। इसलिए पैरामीशियम नहीं आपके गाल पर लगे, इसलिए आप मिक्सिन कहें, आंटी नहीं। साइक्लोस्टोमेटा की बात भी क्या हो गई? कंप्लीट। यहाँ देखिए दोस्तों, एक लास्ट बात, फिर आगे और पढ़ेंगे। मछलियां दो प्रकार की होती है। उपास्तिल मछलियां जिनका कंकाल उपास्थि का बना होता है, और अस्तिल मछलियां जिनका कंकाल हस्तियों का बना होता है। अब काट पीट के थोड़ी देखेंगे कि यार ये मछली अस्तिल है उपास्तिल है। कार्टिलेजिनस फिशेस एलेश्मोब्रेंकाई, इनको टीलोस्टोमाई। ये देखिए उपास्तिल मछलियां और अस्तिल मछलियां। यहाँ देखिए क्लास में सभी लोग अच्छे हैं, कोई भी मिक्सिन या हैग फिश अपने को इसमें जुड़े हुए नहीं है। कौन है? विनायक जोशी, हैग फिश भी बोल सकते हैं ना सर? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, विनायक कह रहा है कि सर मिक्सिन के बजाय हैग फिश भी बोल सकते हैं। बिल्कुल हैग फिश भी बोल सकते हैं। आंटी की जगह आज से ही आप मिक्सिन या हैग फिश बोलो, है ना। उससे चुड़ैल भी हो जाएगा ना, दोनों ही काम हो जाएगा। चुड़ैल भी बोल दिया और उसके बाद आपने बूढ़ी भी बोल दिया, दोनों ही। चुड़ैल भी हो गया, बूढ़ी भी हो गया, फिर ज्यादा गालियां देने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यहां देखिए दो टाइप की मछलियां, उपास्तिल और अस्तिल। यहां देखो ये मछली है, ये उंगली, अगर मुख यहां पर आगे की तरफ हो तो इसको कहते हैं टर्मिनल, अंतस्थ, अग्र, शीर्षस्थ। अगर मुख यहां आगे की तरफ हो, ये मछली है तो ये अस्तिल मछली है। लेकिन अगर ये मछली है, सपोज करो उस पर तो काला हो गया, यहाँ देखो ये मछली है, मुख यहाँ आगे की तरफ नहीं होकर यहाँ नीचे वेंट्रल साइड में हो, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसको अपन कह रहे हैं सॉरी अधर, और अधर को क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड में। अगर मछली का मुख अधर सतह पर है तो उपास्तिल, और टर्मिनल है तो क्या होगा? अस्तिल। वेंट्रल क्या है दोस्तों, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन अपने बारे में बात कर लेते हैं। जो सामने है वो वेंट्रल है, जो पीछे है ये डोर्सल है, ये एंटीरियर है, पैरों की तरफ पोस्टीरियर है, और साइड में जो बगल है उसको क्या कहेंगे? वेंट्रल कहेंगे। ये मैं आपको जब श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। यहाँ देखिए ध्यान से, उपास्तिल मछलियों का मुख अदर साइड में और अस्तिल मछलियों का मुख टर्मिनल साइड में। अगर मुख ऐसे सामने है तो अस्तिल, और मुख ऐसे नीचे की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे? उपास्तिल मछलियां। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है किसके बारे में? मुख के बारे में। मुख से जुड़ी हुई जानकारी मैंने सारी बता दी। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, अब सभी लोग जुड़ जाइए, मुख गुहा, जिसको कहेंगे बक्कल कैविटी।
दोस्तों कई बार किसी से भी आप पूछो कि मुख किसे कहते हैं तो अच्छा ये मुख है, ये मुख नहीं है। मुख तो केवल जो होठों से गिरा छिद्र है वही मुख है। अंदर जिसमें दांत जीभ ये सब पाए जाते हैं। जुगल यादव सार्क के नीचे होता है लेकिन वो स्तनधारी में आती है, इसलिए उसके लिए नहीं होगा। बिल्कुल, शार्क के बारे में भी जुगल बात करेंगे। अभी अपन मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। मुख गुहा में जो स्तर होता है वो है, पहला सवाल इसको तो आपको याद रखना ही है, नॉन क्रेटिनाइड स्तरित सल की उपकला का स्तर होता है। फिर कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा नाम क्या है। दोस्तों जब टिश्यू या ऊतक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। 25 लोग लाइव क्लास में अभी भी है। 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको तो अपन पूरा कर ही लेते हैं दोस्तों। अगर आप सभी लोग और जुड़े तो अपन पूरी मुख गुहा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तो लगेंगे ना। तो जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई अभी कम से कम 10-15 मिनट और जुड़ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना तो मैं 2 या 4 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आपके डाटा का भी टाइम है। अगर सारा ही डाटा लोग यहीं कर देंगे तो फिर रात में व्हाट्सअप फेसबुक चैटिंग कैसे करेंगे, ये भी समस्या है कि नहीं। और बार बार घर वालों से रिचार्ज भी नहीं करवा सकते, समझ रहे हो। तो जुगल यादव बिल्कुल है ना। तो नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला, पहला सवाल, मुख गुहा में कौन सी उपकला का स्तर होता है? उसका जवाब है, चलने दे जुगल यादव, बहुत सही बोला सर जी। किरण पंड्या जो भी है, हाँ पढ़ाओ सर जी, चलो पढ़ाते। नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला, बाद में रात को आपकी किसी से लड़ाइयाँ होती रही कि मेरे मैसेज का जवाब नहीं आया, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, है ना। फिर आप मेरे को गालियाँ दे, रविंदर साहू यस सर कंटिन्यू, है ना, यार हेमराज सर की वजह से बना बनाया काम बिगड़ गया है कि नहीं। चलो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं। मुख गुहा बक्कल कैविटी का स्तर कौन सा है? नॉन केराटिनाइड स्तरित उपकला स्तर। पहली बात आपको ये याद रखनी है, इस स्तर की खास बात दोस्तों क्या है, गलती से कई बार आप खाना खाते टाइम काट लेते हैं खुद कोई। रविंद्र साहू, लोकेश कोटल, नाइस पंच सर जी। अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आप खाना खा रहे हैं, गलती से कट गया और थोड़े दिनों बाद अपने आप रिपेयर हो जाएगा, टांके वांके लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्तर है ना ये बहुत जल्दी रिपेयर करता है। और जीभ के ऊपर भी यही स्तर पाया जाता है। जब अपन जीभ पढ़ेंगे ना, तब जब भी मैं आपको उपकला का नाम लूं तो आप इसका नाम ले लेना। नॉन केराटिनाइड, जुड़ सकते हैं सर जी, किरण पंड्या सागवाड़ा। अच्छा, नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला मुख गुहा में भी पाई जाती है और जीभ में भी। जब जीभ पढ़ेंगे तब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको आइडिया होना चाहिए। नॉन केराटिनाइड स्तरित उपकला, इस उपकला की खास बात क्या होती है कि ये बहुत फास्ट क्या होती है, रिपेयर होती है, बहुत जल्दी रिपेयर होती है ये उपकला। ये देख लीजिए, नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये रहा, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा है दोस्तों ये। अब मुख गुहा तो पूरा पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद जो जीभ वाला टॉपिक है वो अपन कल बात कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए 26 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो, मुख गुहा में दोस्तों 3 चीजें पढ़ेंगे, तालु, उसके बाद जीभ और उसके बाद दांत। ध्यान से देखें, 3 चीजें अपन मुख गुहा में पढ़ेंगे, तालु, जीभ और दांत। आज केवल तालु पढ़ लेते हैं, तब तक आप जुड़े रहें, फिर जीभ अपन कल बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब टॉपिक जो है मुख गुहा के अंदर पहला टॉपिक है तालु। तालु जुड़ सकते हैं, करण पंड्या, करण मऊड़ी सर जी। अच्छा, मऊड़ी के लिए कह रहा है, मऊड़ी का इस्तेमाल
डूंगरपुर के लोगों को ही करना चाहिए, और एक दो वो कंटेनर हो या इस तरीके का हो तो जयपुर भी भिजवा सकते हैं। यहाँ पर भी लोगों को कोरोना में सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रही थी, है ना। अपन उसको कोरोना की दवा बना के बेचेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, तालू, तालू को अंग्रेजी में पैलेट कहते हैं। आ जाइए दोस्तों, 2 मिनट बस, कमेंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सर जी चूरमा दाल खा लो हमारे, है ये देखो सुमन है, जब वहाँ आते हैं तब तो कोई बुलाता नहीं है खाने को। लेवल सर जी, चलो यहाँ देखिए दोस्तों, तालू या पैलेट। दोस्तों यहाँ देखिए, तालू या पैलेट। दोस्तों तालू जो है वो 2 भागों में बटा, आगे की तरफ कठोर तालू और ये पीछे की तरफ कोमल तालू। ध्यान से देखिए दोस्तों, कठोर तालू का उत्पत्ति जो है वो एक्टोडर्मल और कोमल तालू का एंडोडर्मल। तो फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि तालू की उत्पत्ति, तो आपको दोनों ही लिखना है, एक्टो भी लिखना है और एंडो भी लिखना है। पहला सवाल कंप्लीट। आप अपने मुख के ऊपर जो छत की तरफ मुख गुआ में उंगली से अगर आप देखेंगे तो पहले टाइट कठोर भाग है वो कठोर, और लास्ट में जो है वो क्या है, कोमल भाग है। यहाँ देख लीजिए, बहुत देर से मुंडी ऐसे ही पड़ी हुई है, और अगर अपन मुख गुआ नहीं पढ़ते तो बेचारी मुंडी तो ऐसे ही रह जाती, बिना बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। इसका कभी खोपड़ा खराब होता था, कभी नाक खराब होता था, लेकिन फिर भी अच्छी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल मुंडी। यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये जो मुख गुआ है इसमें यहाँ तक कौन सा तालू है, कठोर। और ये कठोर तालू किसका बना होता है, हड्डियों का। और उसके बाद जो है ये वाला, ये है कोमल तालू। ध्यान से देख लीजिए, ये जो लाइन बनाई है मैंने, कोमल तालू। और कोमल तालू कोमल ही होता है, किसका होता है, हड्डियों का नहीं, संयोजी ऊतक का। ध्यान से देखिए दोस्तों, 22 लोग, बाकी लोगों को लगा, जो भी लोग अभी लाइव क्लास से चले गए हैं उनको डाटा बाद में काम में लेना है। रविंद्र साहू, यहाँ देखिए, कठोर तालू हड्डियों से, कोमल तालू संयोजी ऊतक से बना होता है दोस्तों। कठोर तालू आगे की तरफ और कोमल तालू इधर पीछे की तरफ। कई बार यूँ भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी हड्डियाँ, हड्डियों के नाम भी देख लो, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन। ये 3 हड्डियां मिलकर क्या बनाती है, कठोर तालू। प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन 3 हड्डियां हैं जो मिलकर कठोर तालू बनाती है। और कोमल तालू कौन बनाता है, संयोजी ऊतक। दोस्तों ये कठोर तालू उत्पत्ति एक्टोडर्मल, इसकी एंडोडर्मल। एक खास बात, इसको मिटा देता हूं मैं। प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, मिटा दें, है ना। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, दोबारा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कठोर तालू है दोस्तों, इसमें यहाँ उभार और गर्त पाए जाते हैं। से ये आगे की तरफ अपने अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ मुंडी अपनी बना दी तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसको मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ये देखिए, ये उभार और गर्त। ऐसे पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी उभार और गर्त की बात आएगी तो आप समझ लें उसको क्या कहेंगे, रगी। 2 मिनट और दोस्तों, उसके बाद फिर नहीं तो आधा रह जाएगा, तो कल फिर अपन जीभ से ही शुरू करेंगे, अच्छा भी लगेगा। जो लोग चले गए अच्छी बात है। बायोलॉजी में कहीं भी उभार और गर्त की बात आई तो रगी कहेंगे। और ये रगी किस में है, तालू में। तालू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैलेट। इसलिए इन उभार और गर्तों को क्या कहते हैं, पैलेटाइन रगी। देखो दोस्तों, कोई नया नाम नहीं है। उभार और गर्तों के लिए रगी और तालू से जुड़े हुए इसलिए पैलेटाइन रगी। और ये उभार और गर्त किस में पाए जाते हैं, मांसाहारी जीवों में। किस में, मांसाहारी जीवों में। क्यों,
मांसाहारी जीवों को शिकार को मजबूती से पकड़ना है। अगर बाई चांस वो छुड़ा के भाग गया, सपोज करो हिरन को बहुत मेहनत से पकड़ा गया, शेर ने उसको पकड़ा, बाद में वो छुड़ा के भाग गया, तो फिर तो टिप टॉप पटेल सर मत मिटाओ लिखना है। अच्छा सॉरी, वो प्री मैक्सिला और पैलेटाइन था, स्क्रीनशॉट ले ले लिखने के बजाय। यहाँ देखो, मांसाहारी जीवों के कठोर तालू में उभार और गर्त पाए जाते हैं जिनको पैलेटाइन रगी कहते हैं। और इनका काम क्या है? इन पैलेटाइन रगी का कार्य है शिकार को मजबूती से पकड़ना। शिकार को मजबूती से पकड़ना। शिकार को मजबूती से पकड़ने के लिए कौन है? पैलेटाइन रगी। ये देखिए दोस्तों, इंसान के अंदर बात करते, मानव में पैलेटाइन रगी नहीं होता। मानव में पैलेटाइन रगी नहीं होती है, और ये संरचना मानव में क्या है? अवशेषी है। अवशेषी का मतलब है जो संरचना लेस डेवलप्ड है, किसी काम की नहीं है। जैसे आप देखिए बाल तो चलो अलग एग्जाम्पल है। ये जो आईब्रो होती है, ये पुरुषों के तो किसी काम नहीं आती, महिलाएं जरूर इसको आडी टेढ़ी करके काम में ले लेती है। तो अवशेषी संरचना है, किसी काम में नहीं आती। मानव में अवशेषी संरचना है पैलेटाइन रगी, लेकिन मांसाहारी जीवों में जो है वो पैलेटाइन रगी शिकार को मजबूती से पकड़ने में काम में आते हैं। और किसमें पाए जाते हैं? कठोर तालू में। यहाँ देखिए दोस्तों, एक और बात दोस्तों, ये कठोर तालू, यहाँ जो नाक वाला नासा मार्ग है, ये मार्ग है नासा मार्ग, और ये है मुख गुहा। नासा मार्ग और मुख गुहा को अलग करने का काम कौन करता है? कठोर तालू। एक बार और कह रहा हूं दोस्तों, देखो क्या क्या काम हो गए, एक बार कह देता हूं। एक्टोडर्मल, उभार और गर्त पैलेटाइन रगी, मांसाहारी में होंगे, शिकार को मजबूती से, और मानव में अवशेषी होता है। ये जो कठोर तालू है, ये नासा मार्ग और मुख गुहा को क्या करता है? अलग करता है। अब कौन सा तालू? कोमल तालू। कोमल तालू का आखिरी जो भाग है, ये मांस के टुकड़े की रूप में लटका रहता है। ये देखिए, आंख भी ऐसे मुंह फाड़ेंगे तो अंदर एक लटकी हुई संरचना रहेगी, और उस लटकी हुई संरचना को कहेंगे यूवुला। क्या कहेंगे? यूवुला, या इसी को कहते हैं वेलम पैलेटाई। क्या कहेंगे? वेलम पैलेटाई। कोमल तालू का पिछला वाला हिस्सा मांस के टुकड़े के रूप में लटका रहता है, उसको क्या कहते हैं? यूवुला। ये गांव में तो जो कागली, ये यूवुला क्या करता है दोस्तों, इसका काम देखते हैं। फिर आज की लाइव क्लास कंप्लीट। यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। सब बातें करते हैं, मैं भी करता हूँ, है ना। सदा सत्य बोलना चाहिए, उसका भी कितना असर है आपको भी पता है। ये नासा मार्ग है, ये मुख गुहा है। लगा लो एमराज, गुड नाइस लाइव क्लास। राम मोनिका लगे रहो। अच्छा, राम स्वरूप भी जुड़ा है भाई लाइव क्लास से, स्वागत है राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, हमारी लाइव क्लास से जुड़े, बहुत अच्छी बात है। लगे रहो कह के आगे निकल जाएं, ये चलेगा नहीं, लेकिन है ना। टिप टॉप सर, टाइम नहीं है आजकल। अच्छा, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो ये देखो यूवुला, जब आप खाना खाते हैं, अच्छा वो इसलिए कह रहा है कि टाइम नहीं है, इसलिए समझ गया मैं। तो यहां से जो यूवुला है, जब आप भोजन को निगलते हैं तो ये यूवुला यहां से इन नासा मार्गों को बंद कर देता है, ताकि भोजन नासा मार्गों में नहीं जा पाए। थैंक्स। अच्छा, राम मोनिका क्लासेस, थैंक्स कह रहा है राम स्वरूप, वेलकम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ देख लीजिए, तो यूवुला क्या करता है, भोजन को निगलते टाइम नासा मार्गों को बंद कर देता है, ताकि खाना उधर नहीं जा पाए। कई बार ऐसे नहीं होता कि खाना खाते टाइम ये ऐसे जोर से हंसी आ जाए तो नाकों में से पानी और वो निकल जाता है,
क्योंकि युवुला प्रॉपर बंद नहीं हो पाया। तो युवुला का क्या काम है समझ में आ गया, भोजन निगलते समय नासा मार्गों को बंद कर देगा। वेलम पैलेटाई, इसी का एक और नाम है अलीजिव्या। क्या नाम है दोस्तों इसका, अलीजिव्या। और ये किसका भाग है, कोमल तालु का, और ये क्या है, एंडोडर्मल। ठीक है दोस्तों, ये था तालु। तालु के बाद कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जीभ। 12th क्लास के बच्चे बाकी जितने भी हैं वो सब टिप टॉप। सर ऐसा नहीं है, टाइम बहुत है आपके लाइव क्लास के लिए, थैंक्स अलॉट। मैं अच्छा ठीक है, तो कल अपन बात करेंगे नए टॉपिक किसके साथ, जीभ के साथ, टंग के साथ। इन बातों को आप पढ़ते रहे दोस्तों, है ना। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, मेरी रेगुलर क्लासें आपको आगे वाली तभी समझ में आएगी जब आप पीछे वाली क्लासों को ढंग से पढ़ के तैयार रहोगे। अगर आप पीछे वाली क्लास पढ़ोगे ही नहीं और ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो अपना डाटा ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। गाने सुने, कोई और काम करें, है कि नहीं। पिछले, अब मैंने आज से ही डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। कल वाला वीडियो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग लाइव क्लास से जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।